Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. Recently, I posted a poll asking for whether I should start with new criminal law series on BNSS or not. And the response was amazing. Most of you guys said yes, and many of you said that we should start with BNS instead of BNSS. So here we are with the BNS series just the way you asked. इस सीरीज में हम बीएनएस के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, कॉन्सेप्ट्स एंड इलस्ट्रेशंस को बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड वे में समझेंगे। चाहे आप एक एस्पिरेंट हो जो कि क्लैट, एआईबीई, एपीओ एंड जुडिशरी जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, या फिर एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो जो कि अपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए पढ़ना चाहता है, या फिर आप एक नॉर्मल पर्सन हो जो कि अपने क्रिमिनल लॉ के बेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए है। यहाँ पर हमारा पर्पस सिर्फ एग्जाम्स के लिए पढ़ना नहीं है, बल्कि हमें अपने लॉ के फंडामेंटल्स को क्लियर करना है सो दैट इट विल स्टे विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हेल्प अस इन बोथ प्रैक्टिकल लाइफ एंड एज वेल एज इन एग्जाम्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ को समझने से पहले हमें क्राइम को समझना जरूरी है। सो इन दिस क्लास फर्स्टली वी विल डील विद इंट्रोडक्शन टू क्राइम, दैट इज व्हाट इज क्राइम, व्हाट आर इट्स वेरियस डेफिनेशन दैट आर क्लासिफाइड एज ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड वन इज द मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन. Thereafter, we will enter into the subject, that is BNS, and we will also compare it with the previous substantive criminal law, that is IPC. So my first question from all of you is, what is crime? A very basic question, but the answer obviously will not be so basic. So हम अपनी डेली लाइफ में न जाने कितनी बार इस वर्ड को सुनते हैं, बट इसका मतलब क्या है? So crime is basically a broader, a general term which is used for an act that is prohibited by law and punishable by the state. Here I have used two terminologies, one is act and the other one is omission. हम इन दोनों ही टर्मिनोलॉजीज को बहुत अच्छे से डिटेल में डेफिनेशन क्लॉज में समझेंगे, पर यहाँ पर टू क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू मैं एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस बता देती हूँ. एक्ट का मतलब होता है टू डू समथिंग पॉजिटिवली, एंड ओमिशन का मतलब होता है यू हैव टू डू समथिंग, इट इज़ योर लीगल ड्यूटी टू डू समथिंग, बट आपने वो नहीं किया, आपने इंटेंशनली उसको ऑमिट कर दिया. तो दोनों ही सिनेरियोज में क्राइम हो सकता है. क्राइम जो है वो हमेशा सोसाइटी के अगेंस्ट में रॉन्ग माना जाता है. इट इफेक्ट्स नॉट ओनली द विक्टिम बट द होल सोसाइटी. जब कोई क्राइम होता है तो वो सिर्फ विक्टिम को नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को इम्पेक्ट करता है. इट क्रिएट्स फियर, इट क्रिएट्स इनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी. इसको एक एग्जाम्पल से समझो. अगर सोसाइटी में मर्डर होता है तो लोगों में एक डर, एक बेचैनी का माहौल पैदा होता है. लॉ का पर्पस होता है टू पनिश द रॉन्ग डूअर, ताकि वो फियर दूर हो जाए और सोसाइटी एक नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाए. मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है कि हमने बात करी कि एक एक्ट है, एक ओमिशन है, हम उसको क्राइम कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन कब कंसिडर कर रहे हैं? जब उस पर प्रोहिबिशन है और जब वो पनिशेबल है. तो मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि उस एक्ट को या उस ओमिशन को प्रोहिबिट कौन करेगा? सो यहाँ पर जो सोसाइटी है, मतलब हम और आप मिलकर डिसाइड करोगे कि किस समय पर, किस स्थान पर, किस एक्ट को, किस ओमिशन को क्राइम माना जाएगा और क्राइम नहीं माना जाएगा. एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि क्राइम का परसेप्शन टाइम और प्लेस के हिसाब से बदलता रहता है, जिसे हम स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएशन के नाम से जानते हैं. चलिए इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं. पहले सती प्रथा या चाइल्ड मैरिज एक्सेप्टेड थी, लेकिन आज के टाइम में वो क्राइम है. इसी तरह कुछ एक्ट्स एक जगह पे क्राइम हो सकते हैं और दूसरी जगह पर नहीं. इसका एग्जाम्पल है कि जैसे गुजरात में कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एक क्राइम माना जाएगा, पर गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन स्टेट्स में कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल को एक क्राइम नहीं माना जाएगा. तो सोसाइटल परसेप्शन के साथ साथ क्राइम की जो डेफिनेशन है वो भी इवॉल्व होती है. इट इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, ये सोसाइटी के साथ साथ बदलता है. क्रिमिनल लॉ में हम दो तरीके के बिहेवियर की बात करते हैं. वन इज प्रोस्क्रिप्टिव बिहेवियर एंड द अनदर वन इज प्रिस्क्रिप्टिव बिहेवियर. प्रिस्क्रिप्टिव बिहेवियर का मतलब होता है प्रिस्क्राइब्ड कंडक्ट विदाउट पनिशमेंट. जैसे हेल्पिंग द पुअर, गुड मॉरल एक्ट है लेकिन लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है. प्रोस्क्रिप्टिव बिहेवियर का मतलब होता है प्रोहिबिटेड कंडक्ट विद पनिशमेंट. मतलब एक कंडक्ट आपने प्रिस्क्राइब किया
और उसके साथ साथ अगर उस प्रिस्क्राइब्ड कंडक्ट को फॉलो नहीं किया जाता है, उसका वायलेशन किया जाता है, तो उस सिनेरियो में आपने पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब करी, जैसे मर्डर, थेफ्ट, रेप प्रोहिबिटेड है और पनिशेबल भी है। आईपीसी और अब बीएनएस दोनों मेनली डील करते हैं प्रिस्क्रिप्टिव बिहेवियर से, यानी व्हाट नॉट टू डू। आई होप इट फ्रॉम हियर इट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं माला इन से वर्सेस माला प्रोहिबिशिया। सुनने में ये दोनों बहुत भारी भरकम शब्द आपको लग रहे होंगे, क्योंकि हम जनरली नहीं पढ़ते हैं अपने कॉलेजेस वगैरह में इन टर्म्स को। सो आज हम बहुत ही आसानी से इसको भी समझेंगे। यहाँ पर माला इन से का मतलब होता है एक्ट्स दैट आर मॉरली रॉन्ग, लाइक मर्डर, थेफ्ट। माला प्रोहिबिशिया का मतलब होता है एक्ट्स दैट आर रॉन्ग बिकॉज लॉ सेज, लाइक ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस। देखो, हर एक इमोरल जो एक्ट है, जरूरी नहीं है वो इमोरल एक्ट क्राइम हो, और हर एक क्राइम जो है वो भी जरूरी नहीं है कि वो एक इमोरल हो, एक्ट हो। एग्जाम्पल, मर्डर इज मॉरली एंड लीगली रॉन्ग, माला इन से है। लेकिन वहीं पे नॉट वियरिंग अ हेलमेट वो इमोरल नहीं है बट लीगली प्रोहिबिटेड है, तो वो माला प्रोहिबिशिया की कैटेगरी में जाएगा। अब हम बात करते हैं स्कॉलर्स के द्वारा दी हुई कुछ डेफिनेशंस की। ब्लैकस्टोन के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है क्राइम की। He says that crime is a violation of public rights and duties due to the whole society. वहीं स्टीफन कहते हैं कि violation of a right with evil tendency affecting the community. मॉडर्न व्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जैसे प्रोफेसर गुडहार्ट हैं, माइकल एंड एल्डर हैं, रक हैं, हल्सबेरी लॉ ऑफ इंग्लैंड है, तो यहाँ पर भी वेरियस डेफिनेशंस प्रोवाइड करी गई है। इन शॉर्ट, कोई भी एक्ट जो लॉ प्रोहिबिट करे और पनिश करे वो ही क्राइम है। जर्म हॉल्स की जो डेफिनेशन है वो 7 एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के बारे में प्रोवाइड कराती है एंड इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ क्राइम टिल नाउ। 7 जो एलिमेंट्स हैं दैट आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज एक्सटर्नल हार्म टू द सोसाइटल इंटरेस्ट, मतलब सोसाइटल इंटरेस्ट को कुछ हार्म होना जरूरी है। सेकेंड, जो हार्म हुआ है वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ था। थर्ड, कोई एक्ट या ओमिशन जिसने वो हार्म को कॉज करा है। कंडक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट होने चाहिए, इसको भी हम आगे बहुत डिटेल में समझेंगे। एग्जिस्टेंस होना चाहिए मेंस रिया का, बिकॉज विदाउट, हमने सबने पढ़ा है कि अगर आप बिना गिल्टी माइंड के कोई एक्ट करते हो तो वो एक्ट जो है क्रिमिनल एक्ट नहीं माना जाता है। तो आपका इंटेंशन होना भी, गिल्टी माइंड होना भी जरूरी है। कॉन्करेंस जरूरी है मेंसरिया और कंडक्ट के बीच में, और लीगली प्रिस्क्राइब्ड कैजुअल कनेक्शन होना चाहिए बिटवीन एक्ट एंड हार्म। फॉर एग्जाम्पल, ए किल्स बी इंटेंशनली, तो यहाँ पर हार्म हुआ है, डेथ हुई है जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ थी। एक्ट हुआ है जो कि किलिंग का एक्ट है। मेंसरिया है, इंटेंशन थी टू किल। पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट, डेथ। हैंस क्राइम यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। चलिए अब एक क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं बिटवीन इंडियन पीनल कोड एंड द भारतीय न्याय संहिता। जैसे हम सभी जानते हैं कि अभी बीएनएस ने आईपीसी को रिप्लेस कर दिया है, तो आईपीसी के जो ये पॉइंटर्स पहले पीटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, अभी बीएनएस के जो पॉइंटर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इन वाले पॉइंटर्स का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं रह गया है, बट टू ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन दीज टू हम एक बार इसका ओवरव्यू ले लेंगे यहाँ पर। सो एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860 था इंडियन पीनल कोड। टोटल 23 चैप्टर्स हुआ करते थे, 511 सेक्शन हुआ करते थे। 6 अक्टूबर 1860 को एनेक्टमेंट हुई और 1 जनवरी 1862 में एनफोर्समेंट हुई। अब बात करते हैं बीएनएस की, भारतीय न्याय संहिता, दैट इज एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023। तो यहाँ पर इसको याद रखना आसान है क्योंकि आईपीसी में भी एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023 यहाँ पर हम देख रहे हैं। एक्ट नंबर 45 1860 हमारा आईपीसी था और एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023 हमारा भारतीय न्याय संहिता है। जहाँ आईपीसी में टोटल 23 चैप्टर्स हुआ करते थे, वहीं भारतीय न्याय संहिता में 3 चैप्टर्स को रिड्यूस कर दिया गया है और अब जो हमारे पास डिजिट है दैट इज 20, तो टोटल चैप्टर्स हमारे पास 20 है।
टोटल सेक्शन जो आईपीसी में 511 हुआ करते थे, अब वो टोटल चैप्टर्स 358 है। हालांकि जितने भी जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उन्हें रिटेन किया गया है और उन्हें सब क्लॉसेस में एडजस्ट कर दिया गया है, तो बहुत ज़्यादा चेंज एज सच नहीं आया है। कुछ मेन ऑफेंसेस हैं, कुछ मेन प्रोविजंस हैं जो ऐड किए गए हैं। एनेक्टमेंट 25 दिसंबर 2023 में हुई है और एनफोर्समेंट 1 जुलाई 2024 में हुई है। इन 2 डेट्स के साथ 3 डेट और इम्पॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट इज कि भारतीय न्याय संहिता के लिए जो बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया वो कब किया गया, लोकसभा से वो बिल कब पास हुआ और राज्यसभा से वो बिल कब पास हुआ। इन 3 डेट्स को भी हमें पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से कर लेना है। सो टेल मी इन द कमेंट्स द आंसर ऑफ दीज 3 डेट्स, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस की। तो यहाँ पर जैसे कि हम सभी जानते हैं, आईपीसी जो हमारा था वो एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए हमें आर्टिकल 372 में जाना पड़ता था, और जो आईपीसी था और अब बीएनएस भी वो लिस्ट 3 का पार्ट है, एंड दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब है कि जो आपका स्टेट है और आपका सेंटर है वो दोनों ही आपके जो है क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड, आईपीसी और बीएनएस से रिलेटेड लॉज बना सकते हैं और उनमें चेंजेस भी कर सकते हैं। आर्टिकल 372 के अंडर आईपीसी को वैलिड माना गया क्योंकि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, जैसे मैंने अभी बताया। लेकिन आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कहता है कि कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है तो वो वॉइड हो जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। मतलब अगर आईपीसी का कोई प्रोविजन किसी फंडामेंटल राइट से कन्फ्लिक्ट करता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जा सकता है। जैसे सेक्शन 497 अडल्ट्री हुआ करता था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। किस केस में किया है? टेल मी इन द कमेंट्स, आई विल टेल यू द आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। इन क्लॉज 1 जो है वो आईपीसी के लिए देख रहे हैं, और अगर हमें बीएनएस के लिए देखना है, बीएनएस का कोई भी प्रोविजन अभी तक तो नहीं हुआ है, अगर वो इनकंसिस्टेंट होगा फंडामेंटल राइट के साथ तो उसके लिए हम आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रेफर करेंगे। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, दैट इज पर्पस ऑफ आईपीसी और बीएनएस। सो इट्स purpose is to protect the freedom and the security of individuals while maintaining social order. On the one hand, जो आईपीसी है या अब जो बीएनएस है वो प्रोटेक्ट करते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को अंडर आर्टिकल 21, तो ऑन द अदर हैंड वो मेंटेन करते हैं सोशल इक्विलिब्रियम को। यानी आईपीसी एक बैलेंस बनाता है बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी और सोसाइटल इंटरेस्ट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। अगर कोई इंसान अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज करके किसी दूसरे की रेपुटेशन को हार्म करता है, जैसे डेफेमेशन करता है, तो लॉ स्टेप इन करता है टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड द डिग्निटी ऑफ अदर इंडिविजुअल। तो आईपीसी का मेन काम है एक बैलेंसिंग एक्ट क्रिएट करना बिटवीन राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एज अ होल। सो फाइनली आईपीसी और बीएनएस दोनों का मेन पर्पस है एक सेफ और बैलेंस्ड सोसाइटी बनाना, जहां इंडिविजुअल लिबर्टी और पब्लिक ऑर्डर दोनों को एग्जिस्ट कर सके। क्राइम कोई आइसोलेटेड रॉन्ग नहीं होता, इट अफेक्ट्स एवरीवन इन द सोसाइटी। बस इसीलिए क्रिमिनल लॉ को बैकबोन ऑफ सोसाइटल कंट्रोल भी कहा जाता है। हियर इज द समरी ऑफ द एंटायर वीडियो, गो थ्रू इट वंस। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, feel free to ask in the comment section. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.